पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विश्व पटल पर और मजबूती से स्थापित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने रीढ़ यानी कृषि के क्षेत्र को हम मजबूत करें, और ये तभी संभव है जब हमारे किसान की आय बढ़ेगी। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि ऐसी जानकारी हम किसानों तक पहुंचाएं जिसका उचित इस्तेमाल कर वो अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके, साथ ही देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में संयुक्त आयुक्त डॉक्टर भूषण त्यागी अब हमें बताएंगे कि कैसे सर्दियों में पशु का रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, गिरते पारे के साथ ही आवश्यक हो जाता है कि हमारे पशुपालक पशुओं के आहार, आवास और उनके स्वास्थ्य को लेकर उचित प्रबंधन करें ताकि वो स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। पशुओं की देखभाल कैसे की जाए इस सर्दी के मौसम में। सर्दी अब लगातार बढ़ भी रही है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहा है हमारे नॉर्थ के क्षेत्रों में। तो नॉर्थ में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, पंजाब में रहने वाले लोग हैं, हरियाणा में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हिमाचल के रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं और उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पशुओं की ठीक तरह से देखभाल की जाए। पशु की देखभाल कैसे की जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सूखी जगह पर बांधा जाए। ऐसी जगह में बांधा जाए थोड़ी सी गर्म हो, दूसरी जगहों से छत हो, आप जो खिड़कियां हैं उस आपके शेड की उसको ढक दें, पल्लों से ढक दें। बोरी के पल जो होते हैं आपके पास में उनसे आप ढक सकते हैं, या चादरों से ढक सकते हैं। तो उनको ढक के रखिए, रात में उनको खुला मत छोड़िए, नहीं तो पशु को सर्द हवा लग सकती है और सर्दी में वो बीमार हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह का चारा इस मौसम में हम अपने पशुओं को दें। एकदम से ठंडा जब आप लाते हैं खेत से काटकर हरा चारा, तो वो अपने पशुओं का ना दें। उस समय पर थोड़ा सा उसको गर्म होने दें, और जब वो चारा थोड़ा सा गर्म हो जाए धूप में या आपके पास में रखने के बाद में, तब उससे अपने पशुओं को दें। सूखे चारे की मात्रा भी ठीक ठाक रखें। इसमें थोड़ी सी मात्रा आपको, जो आप कंसंट्रेट दे रहे हैं, जो आप खल दे रहे हैं, चूनी दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, उसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें, जिससे पशुओं के अंदर में गर्मी आए। बहुत से पशुपालक इस मौसम में गुड़ देते हैं अपने पशुओं को, तो गुड़ देना भी अच्छा है, आप दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें भी। पर कभी भी कोई भी चीज़ आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति ये बताए कि इसको घोलकर और पशु को पिलाएं, तो नाल से कभी ना पिलाएं, क्योंकि नाल से अगर आप पिलाएंगे पशु को, मुंह में लकड़ी की नाल होती है जिससे पशुओं को मुंह में डाल दी जाती है, तो उससे कभी ना पिलाएं। इससे निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपके पशु को निमोनिया भी हो सकता है। दूसरी चीज़ का विशेषकर जो ख्याल रखना चाहिए हमारे पशुपालकों को इस मौसम के अंतर्गत, ठंडा पानी नहीं पिलाना। तो ठंडा पानी अगर आप पिलाएंगे तो आपका पशु जरूर बीमार हो जाएगा। जैसे आप भी इस मौसम में ठंडा पानी का सेवन नहीं करते होंगे, तो आप अपने पशु को थोड़ा सा निवाया करके पानी, या थोड़ा सा गर्म करके पानी, या कोसा कोसा गर्म पानी, बहुत गर्म भी ना हो, नहीं तो जल जाएगा ना आपका पशु भी, तो आप उस पानी को अपने पशु के सामने रख सकते हैं। पशु वो पानी जरूर ग्रहण करेंगे। नहीं तो आप अगर ठंडा पानी उनके सामने रखेंगे, आपका पशु भी पानी कम पिएगा और ठंडे पानी से आपका पशु भी बीमार हो सकता है। तो गर्म पानी पिलाना अपने पशुओं को बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मौसम में। खासकर नॉर्दर्न जो हमारे इंडिया के क्षेत्र हैं, देश के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये गर्म पानी हम अपने पशुओं को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया है। अगर कोई बीमारी आपके पशु को हो गई है, तो पशु चिकित्सक जो आपके आसपास के होंगे उनको आप दिखवा सकते हैं।
आप उनसे परामर्श ले सकते हैं अपने पशुओं के बारे में और देख सकते हैं कि, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके पशुओं का कहीं एकदम से उत्पादन कम तो नहीं हो रहा है। अगर उत्पादन में कोई कमी आ रही है तो थोड़ा सा कैल्शियम की मात्रा अपने पशुओं को ज़्यादा दें, जिससे दूध जो आपका पशु दे रहा है उसकी मात्रा बनी रहे, नहीं तो आपको इसमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि उत्पादन पशुओं से कम हो जाता है। तो उत्पादन ना घटे इसके लिए आपको मैंने शुरू में बताया कि कंसंट्रेट की मात्रा, जो खल है, चूरी है, चोकर है, जैसा आप बना रहे होंगे अपने पशु को खिला रहे होंगे, उनकी मात्रा का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप कैल्शियम का ध्यान रखें कि कैल्शियम हमारे पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर, एक अच्छा मिनरल मिक्सचर खरीद कर हमारे पशुपालक अपने पशुओं को दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की कमी से भी उत्पादन में कमी आ जाती है इन दिनों में खासकर, तो आप ध्यान रखें कि आप मिनरल मिक्सचर अच्छी क्वालिटी का बाजार से खरीदें और अपने पशुओं को 20 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में रोजाना आप दे सकते हैं, और मिनरल मिक्सचर आप अपने पशुओं को इस मौसम में जरूर दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, अगर उसका फर्श गीला हो गया है और खड़े होने की जगह गीली हो गई है तो आप नीचे उसके पुराल डाल सकते हैं। पुराल मतलब चावल, धान का जो बचा हुआ पोर्शन होता है, जब हम धान निकाल लेते हैं तो जैसे भूसा बच जाता है, तो इसी तरह का स्ट्रॉ, हम उसको पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं, तो पैडी स्ट्रॉ आप नीचे डाल सकते हैं एज अ बेडिंग मटेरियल के रूप में। जैसे आप अपना गद्दा बिछाते हैं, इसी तरह से उसको बिछावन बिछा दें अपने पशुओं के लिए पैडी स्ट्रॉ की, और उससे पशु आपका सूखा रहेगा। और पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है कि पशु जब पानी में पैर रखता है तो पैर उसके गीले हो जाते हैं, और गीले हो जाने के कारण कभी कभी मक्खियाँ बैठती हैं पैरों में, कीड़े भी पड़ सकते हैं, तो उसका विशेष हमें फुट रॉट हम उसको बोलते हैं, तो फुट रॉट की बीमारी से बचने के लिए आपको वो स्थान गीला नहीं होने देना है, तो उसको हमेशा सूखा रखें। और अपने पशुओं को धूप में बांधना ना भूलें मेरे किसान भाई, क्योंकि अगर आप अपने पशुओं को धूप में नहीं बांध रहे हैं तो उनमें जो तो आपका पशु एक तो सिक जाता है धूप में, जब दिन की धूप निकलती है, ठीक ठाक धूप हो तो उस धूप में आप अपने पशुओं को बांध दें तो आपका पशु सिक भी जाएगा, और कोई बीमारी के कीटाणु अगर उससे लगे होंगे आपके पशु को तो वो भी उससे दूर हो जाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस दिशा में SBI और DAY NRLM के बीच में एक ज्ञापन पर साझा समझौता हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। दिल्ली स्थित कृषि भवन में SBI एवं NRLM के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह एवं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आह्वान किया है कि SHG महिलाओं को 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने कहा, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसका कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्वयं सिद्धा नाम से एक स्कीम लेके आ रहा है। इसमें क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाए, उसके तहत ही काम करते हुए जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो MOU साइन इसलिए किया गया है ताकि बैंक और डिपार्टमेंट के रूप में के बीच में एक सहमति बनी है कि इसको कैसे सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए और मतलब बिल्कुल आसानी से हमारी दीदी को बैंक से ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए ये सारा काम किया गया है। जो हमारा कहते हैं NPA जो दीदियों ने लिया हुआ है ये 1.7% है, मतलब 99% के लगभग जो है बिल्कुल ऋण समय पे बैंकों को वापस किया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि दीदियाँ खुद समूह में सुनिश्चित करती हैं कि बैंक से जो ऋण लिया गया है वो सही ढंग से उपयोग हो और फिर उसको ऋण सहित सही समय पे वापस किया जाए। बैंक सखी भी जो बैंक के साथ जुड़ी रहती है, जो कि पूरा बैंक के साथ ऋण का आदान प्रदान करवाती है, और समूह के लोग ये अपना रेगुलरली बैठ के मीटिंग करते हैं और कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है कि समय पे ऋण वापस नहीं हो रहा तो जाके देखा जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को दूर किया जाता है। तो समूह ही बैठ के इस निर्णय लेता है।
विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। आज के समय में हमारे किसान खेती के साथ साथ पशुपालन को व्यावसायिक तौर पर अपना रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा लाभ हो सके। ऐसे में डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं और काफ़ी आमदनी भी हमारे किसान ले सकते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं उनका ध्यान भी रखा जाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं, तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें। बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है, नवाचार को अपनाया है और लीक से हटकर कुछ करने की सोची है। ऐसे में उन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा। अपने आत्मबल, इच्छा शक्ति के दम पर वो लगातार आगे बढ़ते गए और आज के समय में अन्य किसानों के लिए भी वो प्रेरणा साबित हो रहे हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपके एक ऐसे ही किसान से। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये था हमारा
हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो विशेष तौर पर आप किसानों के लिए है। तो आइए नजर डालते हैं आज की कैसी ही योजना पर। आज का युग आधुनिक युग है और कृषि के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की भूमिका बढ़ती जा रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब कृषि का क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा ही एक और नया कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। आइए जानते हैं कि इससे कृषि के क्षेत्र को किस तरह का लाभ होगा। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई-मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई-मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई-मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति,
किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजें। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।